नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। स्वागत है आपका हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उनके बारे में आपको जानकारियां दे सके, जागरूक बना सके और नई तकनीकों के बारे में भी आपको अवेयर कर सके। इसके साथ ही साथ अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मंच अगले घंटे के लिए आपके लिए है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही लेंगे आपके सवाल और ईमेल्स आई डालते नजर। आज का हमारा पहला विषय है खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता और साथ ही दूसरा विषय रहेगा सेब के बागों का रखरखाव। तो दोनों विषय से जुड़े हुए अगर कोई भी आपके प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं खरीफ की फसलों को लेकर जो बीज हैं, अगर किसी खास फसल के लिए किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं या उनकी उपलब्धता के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल करें। और साथ ही अगर आप सेब के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, सेब की फसल पर भी हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे, तो आप हमें कॉल करें या फिर ईमेल करें। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जो कि आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे, 1800-113060। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इसके साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाइव हम आपके ईमेल्स को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जब भी ईमेल करें अपना नाम, अपने गांव का नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल पता है। तो आपके ईमेल्स और आपके कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से फ़ोन उठाएं या फिर ईमेल करें हमें, ताकि आपके सवालों को अपने विशेषज्ञों के सामने हम रख सकें। आज के 2 विशेषज्ञ जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर BS तोमर सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। BS तोमर सर अध्यक्ष हैं शाक्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में, और आपसे हम खरीफ फसलों में बीज उपलब्धता के बारे में समझेंगे। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम हसन राजा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, और आपसे हम सेब के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि खरीफ में बीजों की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे और साथ ही सेब की फसल, और दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बीज अच्छी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है जैसे बीज आप चुनेंगे, जैसे बीज बोएंगे वैसे ही आपको फसल मिलेगी। तो सबसे पहला ये कदम होता है हमारे किसानों का, जहाँ पर उन्हें अपने पूरे विवेक को, पूरी जागरूकता के साथ बीजों का चुनाव करना चाहिए। और कहाँ से बीज खरीदें, कैसे बीज खरीदें, इस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी पर निर्भर करेगा कि आपको कैसी फसल मिलेगी। और साथ ही अगर हम सेब की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय फसलों में से एक है। अपने पोषक तत्वों के लिए भी ये जाना जाता है। और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन से हम यही सीखते आए हैं कि एन एपल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कितना ये पोषक है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और फसल के मामले में भी हमारे किसानों को ये अच्छा लाभ देती है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर तोमर, जैसे हम खरीफ फसलों में बीज उपलब्धता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यही समझाना चाहेंगे कि आखिर हमने इस विषय को क्यों रखा, क्योंकि अक्सर हम बीज उपलब्धता की बात ना करके हम सिर्फ किस्मों की बात करते हैं। तो कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए अंजू, हमारी जो खेती है भारत की, वो बहुत ही यूनिक है, विश्व की खेती से अलग है। हमारे यहाँ मौसम की विभिन्नता है। हमारे पास तीनों मौसम हैं, खरीफ का मौसम है, सर्दी का मौसम है और गर्मी का मौसम है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं और हमारी आबादी बहुत बड़ी है। हमें अपनी आबादी को बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हमें अपनी खेती में बहुत विवेकपूर्ण रूप से काम करने की आवश्यकता है। और उसमें पहली बात आती है, जब हम खेती की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बीज का ही योगदान उभर के सामने आता है। तो बीज का महत्वपूर्ण स्थान है खेती के अंदर। और मैं तो ये कहता हूँ बीज वैज्ञानिक और साक्य वैज्ञानिक होने के नाते कि अगर खेती की सफलता आधे से अधिक निर्भर करती है तो वो बीज के ऊपर करती है। बिल्कुल। अगर हमारा बीज अच्छी गुणवत्ता का होगा, उन्नत किस्म होगी, अपने क्षेत्र विशेष के लिए वो किस्म की संस्तुति की गई हो, उसी किस्मों को किसान भाई अपनाते हैं। जिस समय उसकी बुआई करनी है उस समय करें, कैसे पौध तैयार करनी है, कौन सी फूल गोभी की किस्म लेनी है जो अगेती लगेगी, क्योंकि फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें अलग अलग समय के लिए अलग अलग किस्में हैं। पालक की बात करेंगे तो पालक में कौन सी किस्म अगेती बिजाई के लिए अच्छी है, या गाजर की कौन सी किस्म अच्छी है, और अगर मूली उगाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी किस्म लगाएंगे और कब लगाएंगे, क्या क्या सावधानी रखेंगे। इन सारी बातों
की मिलाकर के निर्भर करती है हमारी उत्पादन और हमारी उत्पादकता। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि बीज कैसे आप ले रहे हैं, कैसे बीज आप बो रहे हैं, इसी पर ही निर्भर करता है कि कैसी फसल आपको मिलेगी। और इस बीज की भूमिका 50% तक होती है। यानी अगर आपने अच्छे बीज नहीं लिए तो चाहे कितनी अच्छी भी सिंचाई दे, कितने भी अच्छे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें या कितने भी अच्छी मिट्टी हो, वो आपको गुणवत्ता नहीं मिलेगी फसल में अगर आपने अच्छे बीजों का चुनाव नहीं किया। तो कैसे करें अच्छे बीजों का चुनाव, कहाँ से आपको ये बीज उपलब्ध होंगे, विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से 2 फसलें ली जाती है, रबी और खरीफ। इस समय रबी फसलों की कटाई का समय चल रहा है। फसल कटाई के बाद से ही किसान खरीफ फसलें जैसे धान, अरहर, सोयाबीन और उड़द की बुआई की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी समय से बीज न मिल पाने से खेती पिछड़ जाती है। ऐसे में किसान को चाहिए कि समय रहते ही बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। इसके लिए सरकार भी सकारात्मक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगम सीजन से पहले ही किसानों को बीज उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। निगम के पूरे देश भर में 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैले हुए 5 फार्म व 48 प्रक्षेत्र कार्यालय, 30 बीज उत्पादन केंद्र, 107 बीज विपणन केंद्र, 76 बीज संस्करण संयंत्र, 7 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं हैं, जो किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से बीज मुहैया करने में मदद करते हैं। इन केंद्रों से किसानों को बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। यहाँ तक कि अतिरिक्त शुल्क लेकर बीज किसानों के घर तक पहुँचाने की सुविधा भी दी जाती है। सरकार एक और पहल कर रही है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च करने वाली है। तो बिल्कुल, अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी, जिसमें रिपोर्ट के माध्यम से आपने जाना कि बीजों को लेकर किस स्तर पर काम हो रहा है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों तक अच्छे बीज पहुंचे, और चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम हो या फिर इसके अलावा किस तरह के अनुदान है बीजों पर, इसके बारे में भी आपने रिपोर्ट में जाना। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो भी आप हमें ईमेल करें और कॉल करें। ईमेल पता भी हम साथ ही साथ स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे, और कॉल भी कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। आइए बात करते हैं आज के दूसरे विषय के बारे में, यानी सेब। सेब हर किसी को प्रिय होता है और काफ़ी स्वादिष्ट फल होता है, और किसानों की आय के मामले में भी इसकी काफ़ी अहम भूमिका है। तो कैसे हमारे किसान सेब की अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं? नए किसान जो सेब के बाग लगाना चाहते हैं या सेब की फसल के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आने वाले समय को लेकर के? और अभी जिनके पहले से ही बाग हैं सेब के, उन्हें भी बहुत आवश्यकता है कि किन बातों का वो ध्यान रखें, कैसे अच्छे गुणवत्ता युक्त फल उन्हें प्राप्त हो सके। तो डॉक्टर वसीम, आपसे मैं समझना चाहूँगी सेब की फसल के बारे में अभी क्या स्थिति है और क्या विशेष बातें हैं जो इस वक्त ध्यान में रखनी चाहिए? शुक्रिया अंजू जी, मैं ये मौका देने का मुझे सेब के बारे में। तो बहुत से लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है सेब फसल के बारे में जी। सेब एक ऐसा फसल है जो सर्दी के फलों में माना जाता है। इसको सर्दी की ज़रूरत होती है फलने के लिए। अगर आप मैंगो की बात करें, बनाने की बात करें, तो वो गर्म इलाके में होता है, लेकिन सेब सर्दी के इलाके में ही होता है, क्योंकि इसको एक सर्दी की ज़रूरत, उसको बोलते हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट। अगर वो चिलिंग रिक्वायरमेंट मेट हो जाती है तो सेब फल सकता है, इसको फल आ सकता है, फिर उसको फ्रूट आ सकता है, और वो फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज पे पहुंच के उसका एक जो हमें पैदावार मिलेगी। तो सेब के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सी किस्में सेब की है भारत में, और ज़्यादातर J&K में ग्रो होता है। ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन जो है वो J&K में होती है, उसके बाद हिमाचल में भी होती है, उत्तराखंड में होती है, और अरुणाचल में, इनमें भी थोड़ा बहुत, नागालैंड में थोड़ा होता है। लेकिन ज़्यादा जो पैदावार है वो J&K से आती है, और J&K की क्वालिटी और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और क्वालिटी हिमाचल की भी अच्छी क्वालिटी है। तो जो अभी जो सीज़न चल रहा है, अगर हम क्वालिटी की बात करें, सेब में क्वालिटी जो है वो 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है साइज, एक होता है कलर, और एक होता है शेप और टेस्ट। अगर हम पहली चीज़ देखें, हाँ, जो है कि एक तो साइज होना चाहिए, बड़ा सेब होना चाहिए, और दूसरा इसमें कलर, रेड कलर। क्योंकि अगर हम सेब की बात करें तो हमारे जहन में रेड आ जाता है कि ये रेड होना चाहिए। और उसके बाद साइज होना चाहिए, उसके बाद ये बीमारियों से फ्री होना चाहिए। अगर इसमें बीमारी लग गई तो इन चीज़ों का ध्यान
जो साइज़ है और जो इसका क्वालिटी है उसका मुनहसर पूरा इस महीने पर है। मैं इसलिए ये क्यों कह रहा हूँ कि ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रूट सेट हो चुका है, फ्लावरिंग कुछ जगह हो रही है, कुछ जगह फ्लावरिंग हुई है, कुछ फ्रूट सेट है। तो फ्रूट सेट एक ऐसा जो स्टेज होता है, ग्रोथ का स्टेज होता है इसमें, जिसमें पूरा जो हमारी क्वालिटी है, फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इसी पे मुनहसर डिपेंडेंट है। अगर हम जो आज की बात, जब फ्रूट सेट हो गया तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है जो फ्रूट में होता है, फल में जो होता है, वो इसी जो है महीने में होता है। पहले हफ्ते सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है, उसके बाद सेल डिवीजन और इलांगेशन से होता है, उसके बाद 1 महीने तक, उसके बाद जो है सिर्फ सेल इलांगेशन से होता है। तो इसका मतलब है जो पहला महीना है वो बहुत ही अहम है। इसमें हमें जो है एक तो अपने फल को जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। ये पहला महीना है हमारी जो फसल, हाँ, जो पहला जो अभी चल रहा है, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है वो थिनिंग का है, जो हमारे बागवान भाई नहीं करते हैं थिनिंग का ऑपरेशन, कि वो पूरा जितना सेब होता है, फल होता है, उसको रखते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि जब वो सेब, जब उस पर ओवरलोड रहता है, ज़्यादा क्रॉप रहता है, उसकी वजह से सेब जो है साइज़ ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है और उसका मार्केट ज़्यादा नहीं रहता है। तो एक ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन वो थिनिंग ऑपरेशन है, वो अभी हमारे कुछ फल तैयार हो रहे हैं उनको कम कर दें। हाँ, उनको कम करें, उसका लोड कम करें, ताकि जो बाकी हमारी बचेगी, जो पौध बचेगी, जो हमारी जो फल बचेगा उसका साइज अच्छा रहेगा, उसको नशोनुमा अच्छी हो सकती है और उसको जो है हम जो है अच्छे से जो है बीमारियों में को उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इरेशन वगैरह भी अच्छी रहेगी। तो चलिए सेब पर देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। सेब ठंडे प्रदेशों की फसल है, जो कि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उगाया जाता है। सेब की खेती करने या बाग लगाने के लिए बडिंग या रोपण विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं। बडिंग विधि जून माह में और ग्राफ्टिंग दिसंबर से जनवरी में करना ठीक होता है। पुराने और कम उत्पादन देने वाले पेड़ों की पैदावार बढ़ाने के लिए कटाई छटाई करना बेहतर होता है। कटाई छटाई सर्दी के मौसम में करें, जब पत्तियां गिर जाती है और पेड़ सुसप्तावस्था में होता है। पेड़ को सही आकार देना जरूरी होता है, ताकि पौध एक निश्चित सुदृढ़ आकार ले सके और पौधे की फलने वाली शाखाएं सही जगह से निकले। इसके अलावा पौधों को रोगों व बीमारियों से बचाने के उपाय भी आजमाने चाहिए। सेब में स्कैब रोग से हर साल काफी नुकसान होता है। ये रोग पेड़ की पत्तियां, फलों व हरी टहनियों को प्रभावित करता है। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन वाले इसके लक्षण दिखाई देने पर 10% यूरिया के घोल का छिड़काव गिरी हुई पत्तियों पर करना चाहिए, जिससे पत्तियां जल्दी सड़ जाए और रोग को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा सेब में चूर्निल आसिता रोग, कैंकर रोग, एप्पल रूबरी वुड रोग के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। फसल को इन रोगों से सुरक्षा देने के लिए बाग में साफ सफाई रखें। फलों को तुड़ाई से पहले गिरने से बचाने के लिए 20 ppm नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा देर से पकने वाली किस्मों को तैयार फलों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। तो सेब पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि कहाँ कहाँ हमारे देश में सेब की फसल होती है, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें आ सकती हैं, कैसे अच्छे सेब, अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपने रिपोर्ट में जाना। लेकिन अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। टोल फ्री नंबर्स हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल पता भी स्क्रीन से नोट कर लें। चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तोमर, जैसे कि रिपोर्ट हमने देखी और रिपोर्ट में हमने ये भी बताया कि कैसे सरकार एक पूरे मिशन की तरह काम कर रही है कि हमारे किसानों तक अच्छे बीज पहुंचे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि कौन कौन से अच्छे सोर्स हैं जहां से खरीफ के बीज जो हैं हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं, बीजों का चुनाव करते हुए। चलिए, इससे पहले एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। जी नंदस्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार जी बताएं। खेती में मौसम में हमें सरसों के ध्यान में रखते हैं, कौन सी सावधानी इसमें हमें क्या करना चाहिए इसमें? आपका सर, आप सवाल समझ पाए इनका नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। नंदस्वरूप जी, थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है हम तक। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ बाग की खेती में बदलाव मौसम के कैसे हमें क्या उसमें करना चाहिए, कौन से समय करना चाहिए? जी, 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 जी,
नंद स्वरूप जी, आपका सवाल नहीं समझ आ रहा है, आवाज़ थोड़ी आपकी गड़बड़ आ रही है। आप जहाँ तक मुझे सर सेब के बारे में, जहाँ तक सेब के बारे में कोई ही स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। मिश्रा जी क्या जानना चाहते हैं? सेब के बारे में बात करना चाहते हैं या वो बीजों की अगर ये उपलब्धता के बारे मतलब में? ये या मुझे जो समझ आया सर, ये सब्जी शायद फसल? जानना चाह रहे हैं कि इनके क्षेत्र में मतलब ये सेब हो बाराबंकी से सकता है। सेब हो सकता है कि नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने पहले ही बताया कि सेब को चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां अब ऐसी है जिनमें कम चिलिंग की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे 100 से 250 जो है चिलिंग आवर्स उसको चाहिए 7 डिग्री से नीचे, तो वो बहुत सी जगह अब मेट हो रही है। आप देखिए कि अब सेब ऐसी जगह भी गर्मियों की जगह में होती है, लेकिन वो कुछ अलग वेराइटीज़ है। जी। वो ये वेराइटीज़ नहीं है जैसे उसमें अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, या उसमें मायान है, माइकल है, श्लोमिट है, या एक नई वैरायटी आई है जिसका नाम है हरिमन 99, वो भी अब लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन वो सेब जो है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना सेब हमारे टेम्परेट रीजन्स में होता है। जी सर। और दूसरा, उसको ज़्यादा टाइम हम अभी ज़्यादा नहीं रख सकते जिस तरीके से हम जो है टेम्परेट रीजन के, सर्दी के रीजन के इस सेब को रख सकते हैं। जी जी। लेकिन सेब होता है अब लेकिन जैसे बाराबंकी से हमारे दर्शक थे, तो यहाँ तो मतलब मेरे ख्याल से तो कोई चांस नहीं है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश देखा जा सकता है अगर नई जो लेकिन वैरायटीज है। अगर ये व्यावसायिक दृष्टि से ये हो सकता है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट लेकिन एक मैं बोल रहा हूँ, एक तो सिर्फ होना शौक के लिए, एक कमर्शियल प्रोडक्शन होता हाँ, है। ठीक है, मैंगो फिर हमारे यहाँ भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब कमर्शियल प्रोडक्शन की बात होती है, जब हम पैदावार इसलिए करते हैं कि हमें मार्केट में बेचना है, तो उसलिए अलग पैमाने होते हैं, उसके अलग चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखते यानी ही कुल मिलाकर सेब की जो पैदावार या फिर कहें जो बिल्कुल। व्यावसायिक दृष्टि से कमर्शियली अगर आप फसल इसकी करना चाहते हैं, तो ये सही अभी फिलहाल अभी ये विचार सही नहीं होगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रेक के बाद। पहले कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कौन सी अच्छी सोयाबीन जी, गर्मी में कौन सा सोयाबीन अच्छा रहता है? कौन सी खेती? गर्मी में कौन सी फसल लेना चाह रहे हैं आप? एक बार फिर से बताइए। जी, सोयाबीन की कौन सी सोयाबीन, फसल अच्छी अच्छा रहती है ठीक गर्मी में? सर, सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं, बता पाएंगे? जी संतोष कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोयाबीन मुख्य रूप से खरीफ मौसम की फसल है। जी, अगर हमको उससे पूरी पैदावार लेनी है और बेहतर गुणवत्ता लेनी है, तो हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन की खेती वर्षा के मौसम में करनी चाहिए। यानी कि उसकी बुआई जब मानसून की पहली वर्षा हो जाए और 15-20 जून के आसपास जब मानसून ये स्थिर हो जाए कि अब निरंतर वर्षा आनी शुरू हो जाएगी, उस समय उसकी बुआई करनी चाहिए। और इसकी गुणवत्ता युक्त बीज को हमारे किसान भाई JNKV जबलपुर कृषि महाविश्वविद्यालय है, वहाँ से, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र इंदौर,
वहाँ से गुणवत्ता का बीज या मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम है उससे लिया जा सकता है। और अब गर्मी के मौसम में अगर आप सोयाबीन की बात अभी करते हैं सोयाबीन की, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप इसकी अभी बिजाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हैं और आपके पास अभी तापक्रम में वृद्धि होगी, फसल की बढ़वार कम होगी और उसको पकने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस बार तो समय इनका जा चुका है जैसे आप बता रहे हैं, इस बार इस पर ना ही आप विचार करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगले सीजन में अगर करना चाहेंगे तो सर कोई किस्में हैं जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ये बता सकते हैं? निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में सोयाबीन को लिया जा सकता है एक अल्प अवधि की क्रॉप के रूप में, और उसकी बुआई मध्य प्रदेश में, जैसे कि नरसिंहपुर से आप संबंध रखते हैं, तो आप फरवरी के अंत में उसकी बिजाई कर सकते हैं। और इसमें कई सारी किस्में हैं जिनको आप ले सकते हैं। मैं विशेष रूप से गर्मी के मौसम की किस्म का तो नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप अपने जो मैंने 2 स्थान बताए हैं, आप JNKV जबलपुर और हमारा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, इन दोनों संस्थानों से संपर्क करके इसकी आप जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए उनका हम कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि तुअर की किस्म जाननी थी, जो एक किस्म आती है जिसमें अक्टूबर नवंबर तक कटाई हो जाती है, लाल फूल की वो रहती है तुअर की फसल, जिसमें हम रबी की फसल आसानी से ले सकें। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि उड़द में क्या होता है कि कभी कभी, पिछले साल तो नहीं लगा, उससे पहले पीला मौजिक रोग करके आ रहा था, उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए कोई किस्म अगर हो तो वो बताएं, नई वाली अगर आई हो तो। जी ठीक है, तो ये सर उड़द की किस्म के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए, उड़द विपिन जी गर्मी और वर्षा दोनों ही मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो अगर विषाणु रोग की समस्या उड़द में आती है, क्योंकि अधिकांश किस्में हमारी जो अधिक उपज देने वाली हैं उनमें विषाणु रोग सहन करने की क्षमता कम है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमें इस विषाणु के रोग से बचना है तो हमें इसकी बिजाई थोड़ा देरी से करनी होगी और उसमें कुछ उपाय करने होंगे, जैसा कि बीज को उपचारित करके आप बुआई करें। विशेष करके जैसे आप क्लोरोपायरोफास 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको उपचारित करें, और उसको आप बुआई का समय सामान्यतः हम कहते हैं खरीफ मौसम का 25 जून से 15 जुलाई के बीच में करें। अगर इस समय बिजाई करते हैं तो फसल में अधिक विषाणु आने की संभावना रहती है, क्योंकि बढ़वार के समय ज़्यादा तापक्रम होता है, आर्द्रता अधिक होती, तो ऐसे में रोग फैलाने वाले जो कीड़े हैं, सफ़ेद मक्खी, उनकी संख्या अधिक होती है। अगर हम देरी से बुआई करते हैं, और ये हमने मूंग के अंदर देखा है, अपने दिल्ली के अंदर जब हम मूंग को 10-15 जुलाई के आसपास लगाते हैं तो उसमें काफ़ी विषाणु का रोग आता है, और उसी किस्म को अगर हम 5 अगस्त के आसपास या अगस्त के पहले पखवाड़े में लगाते हैं, क्योंकि आजकल हमारी अधिकांश किस्में 60 से या 75 दिन में, अधिकतम 100 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं, तो अगर हम थोड़ा सा उसमें सस्य क्रियाओं में परिवर्तन लाएं, थोड़ा देरी से बिजाई करें और बेहतर ऐसे खेत का चयन करें जिसमें जल भराव की समस्या ना हो, खरपतवार की अधिकता ना हो, बीज को उपचारित करके बोएं, तो आप इस समस्या से निदान पा सकते हैं। सर एक ईमेल आया है हमारे पास, ये नरेंद्र कुमार हैं जिन्होंने झांसी उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल किया है। ये सेब से जुड़ा हुआ सवाल है सर। ये कह रहे हैं कि इनके पास सेब की 3 वैरायटी है जिन्हें इन्होंने लगाई है। वैरायटी का नाम भी लिखे हैं HRM हरीमन 99, हाँ 99, डोरसेट गोल्डन, अन्ना एप्पल और डोरसेट गोल्डन, बिल्कुल सही सर। तो ये तीनों वैरायटी जो है खुद बता रहे हैं कि गर्म क्षेत्र की है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि फूल लगते हैं और झड़ जाते हैं, फल नहीं बनते, फलों की संख्या बहुत कम रहती है, तो क्या वजह हो सकती है? मैंने पहले ही कहा आपको कि एक तो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है सेब की, जो 1000 से 1500 होती है, जो हमारी जो सर्दी के इलाकों में होती है, और जो ये नई प्रजातियां हैं उनमें जो है 200 से लेकर 150 से लेकर 400 तक जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। और अगर उतनी चिलिंग रिक्वायरमेंट भी मेट नहीं होती है तो उसमें ग्रोथ तो होगी, थोड़ा फूल भी आएंगे, लेकिन फल नहीं लगेगा। ग्रोथ तो हो जाएगी, पेड़ बड़ा हो जाएगा, यही बता लेकिन उसमें फल नहीं लगेगा।
तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको एक तो जो है 2-3 वैरायटियाँ इनको एक साथ लगानी पड़ेगी, और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि चिलिंग रिक्वायरमेंट मेट होती है उधर। मुझे उस इलाके के बारे में नहीं पता है कि उधर चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है 150 या 250 तक वहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम जो टेम्परेचर होता है 7 डिग्री से नीचे होना चाहिए 100 घंटे का लगातार, या ब्रेक में भी हो तो वो मैट होना चाहिए। अगर उस इलाके में नहीं होता तो ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन फ्लावर भी आ सकते हैं, लेकिन फल नहीं बनेगा उस फ्लावर से। बिल्कुल सर, यही समस्या भी है इनकी। नारायण सोलंकी जी हैं एक और दर्शक, आइए उनका हम कॉल ले लेते हैं। नारायण जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, ये सोयाबीन का उत्पन्न बढ़ रहा नहीं है। सोयाबीन का क्या? सोयाबीन का उत्पन्न बढ़ रहा नहीं है मैडम जी। अच्छा, उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए मुझे? सोयाबीन की उपज को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करें? नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं सर, क्या बताना चाहिए? नारायण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने क्षेत्र के लिए जो सोयाबीन की महाराष्ट्र के लिए रिकमेंडेड किस्में हैं उसका चयन आपको करना है। दूसरी बात, आपको उच्च गुणवत्ता का बीज खरीदना है, लेना है। आप राज्य बीज निगम महा बीज के नाम से जो उपलब्ध है, आपके यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में सोयाबीन का बीज उत्पादन करती है महाराष्ट्र राज्य बीज निगम, आप वहाँ से लें, या और भरोसे के जो भी आपके विश्वस्त स्रोत हैं उनसे बीज लें। बीजों को निश्चित रूप से आपको उपचारित करके बुआई करना है, ताकि प्रारंभ की अवस्था में पौधे के अंदर रस चूसने वाले कीड़े जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जिसमें हॉपर्स वगैरह होते हैं, ये वाइट फ्लाई होती है, इसका प्रकोप ना हो। दूसरी बात है कि आप खेत के अंदर जो तैयारी करें वो इस प्रकार से करें कि उसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, और बिजाई करते समय जो DAP है और MOP है उसकी इस्तेमाल करना है, और उसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करेगी वो उसको निश्चित करने के लिए आपको पहले अपनी मिट्टी की जांच करानी होगी, और जो उसकी हमारी न्यूनतम नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र की मात्रा है। अधिकतर किसान नत्रजन, फास्फोरस, पोटास का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सल्फ़र का भी हमारे किसान भाइयों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 6 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय या निराई गुड़ाई के समय कर सकते हैं। खेतों को साफ स्वच्छ रखना है, खरपतवारों को नहीं बढ़ने देना है, और निरंतर खेत की निगरानी करनी है। अगर उसमें कहीं कीड़े या बीमारी का प्रकोप दिखाई देता है तो उसके लिए उचित मात्रा में कीटनाशक या फफूंदनाशी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इस प्रकार से अपनी सोयाबीन की खेती का नियोजन करते हैं पहले से ही, तो आप निश्चित रूप से आप सोयाबीन से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। एक ईमेल आया है सर, अंकुर सहाय है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और हालांकि आज के विषय से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आम का सवाल है तो ले लेते हैं। आम के बागों में सिंचाई प्रबंधन और उसकी देखभाल किस प्रकार से करें ताकि अच्छी फसल मिले? देखिए अंकुर जी, आपने आम के बारे में प्रश्न किया है, तो अभी आम में पुष्पन हो चुका है और फल भी मटर के आकार से ऊपर आ गए हैं। ऐसे में दो बातों को आपको ध्यान रखना होगा। एक तो पानी, अब समुचित पानी की व्यवस्था करें, और पानी के साथ साथ फल अधिक मात्रा में आपके पौधों पे रुके रहें, उसके लिए आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NA या प्लेनोफिक्स का 2 से 3% का घोल उसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने जो निर्धारित मात्रा में उर्वरक हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या सीमित मात्रा में आपका पोटेशियम देना है या DAP देना है, उसको आपको जड़ क्षेत्र में पौधे से आधा मीटर की दूरी पर जो आपने रिंग बनाया है उसमें देना है अच्छी प्रकार से। साथ ही साथ आप अपने बाग में ये जाकर देखें, उसमें मैंगो लीफ ऑफर का प्रकोप तो नहीं है, और उसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जब हम पौधे के पास से गुजरते हैं तो छोटे छोटे कीड़े बहुत तेज़ी से उड़ते हैं, या जब आप नीचे चलते हैं तो आपके पैरों में चिपचिपाहट आती है, तो इस बात को दर्शाता है कि उसमें मैंगो लीफ होपर का प्रकोप है। और मैंगो लीफ होपर के प्रकोप होने के कारण से आपके फल, छोटे फल हैं वो गिर सकते हैं, फलों की संख्या कम हो सकती है। तो ऐसे में आप
इसको ध्यान रखना है। अगर इसका प्रकोप बिल्कुल। दिखाई दे तो आपको ठीक है, उचित बिल्कुल। मात्रा में प्रकोप कीट अगर आपको नियंत्रण दिखाई करने की दे तो आवश्यकता उसकी है। पहचान क्या है ये भी अभी तो उमर सर ने बता दिए हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अब सेब पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर वसीम, जैसे हम सेब के बारे में बात कर रहे थे और आपने बताया कि अभी 1 महीने की फसल हो गई है और इस समय आपने बताया था कि छटाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत ज़्यादा फल ना हो और पेड़ झुके नहीं और फलों की जो आकार है, जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए सर? उसके अलावा जो सर ने भी बोला अभी, जो पानी का जो अवेलेबिलिटी है, जो इरिगेशन जिसको बोलते हैं, अगर इस वक्त हमें उसमें मॉइस्चर स्ट्रेस आ जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारा जो फल है उसका नशोनुमा प्रॉपरली नहीं होगा। और चूंकि अभी डेवलपमेंटल स्टेज है, अभी उसकी नशोनुमा हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसको बहुत से जो है न्यूट्रेंट्स की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रेंट्स तो एक तो हम प्री ब्लूम भी देते हैं, यानी फ्लावरिंग से पहले भी 1 हफ्ता हम देते हैं। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, जैसे कैल्शियम है, जैसे बोरान है, उनकी भी बहुत खपत होती है जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होती है। बोरान तो हम पिंक बर्ड स्टेज पे भी देते हैं, उससे जो है हमारी पॉलिनेशन अच्छी हो जाती है, ये देखा गया है। लेकिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम हम पोस्ट सेट पे देते हैं। जब हमारा फ्रूट एक बार जो सेट हो जाता है तो उसके बाद हमें एक स्प्रे ज़रूर देनी चाहिए पोस्ट सेट पे, और 3 ग्राम जो है पर लीटर जो है हमें कैल्शियम देना चाहिए इसको फ्रूट को। उसके साथ इसमें हम बोरान भी ऐड कर सकते हैं, या अगर नहीं भी करें तो उसके बाद 10-15 दिन के बाद जो हमें एक और स्प्रे करनी चाहिए कैल्शियम की, ताकि इसमें जो कैल्शियम का जो अंदर जो कंटेंट्स है वो प्रॉपर इसमें रहे। क्योंकि कैल्शियम की बहुत खपत होती है अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में, और सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो इसी डेवलपमेंटल स्टेज पे होती है। अगर इस वक्त वो कैल्शियम बोरान जो है इसको अवेलेबल नहीं होगा तो लेटर स्टेज पे हमारा फल जो है, एक तो हमारा फल जो है अच्छा नहीं बनेगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। दूसरा जो एक मेन इफ़ेक्ट जिसको बिटर पिट बोलते हैं, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जिससे बहुत नुकसान भी होता है, उससे जब हम फल को उतार के जो है स्टोर रखते हैं या स्टोर में रखते हैं या किसी जगह रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। उसकी पोस्ट जो हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है, और वो जो है वो इसी की वजह से होता है कि उसमें जो है कैल्शियम की कमी होती है। तो अभी जो हमारे पास ये मौका है एक, कि हम अपने जो है ये बढ़ते हुए फल को भरपूर जितनी इसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से इसको माइक्रो न्यूट्रेंट्स दे दें, कैल्शियम दे दें, बोरान दे दें और प्रॉपर इरिगेशन दे दें। क्योंकि अगर इस वक्त मॉइस्चर स्ट्रेस होगा तो जो हमारा फल है वो अच्छे से नहीं फलेगा। और अगर बारिश हो रही है तो उस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बारिशें हो रही है, हिमाचल में भी है, J&K में भी है। तो अगर नहीं हो रही है बारिश तो हमें रेगुलरली हफ्ते में 1 बार कम से कम हमें इरिगेशन देनी पड़ेगी आज। और अगर बारिशें हो रही है तो ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हमें पूरा जो है अपने जो बाग को वो मॉइस्ट रखना पड़ेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, ताकि जो हमारा जो ये फल है ये अच्छी तरह ग्रो हो। क्योंकि अभी जो है कोशिकाएं, इसमें जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, बहुत फास्ट डिवाइड होती है। तो उसके लिए हमें भरपूर एक तो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जी। और दूसरा जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो वृक्ष है वो स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि पानी की कमी से कई बार स्ट्रेस हो जाता है, जिसका प्रभाव फलों पर भी पड़ता है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हेलो किसान जारी है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है?
इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरी सिंह है, जिन्होंने कपूरथला से कॉल किया है। हरी सिंह जी, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी बताएं, सवाल बताइए। डॉक्टर साहब जी, मूंग की फसल लगाई हुई है और उसके जो पौधे हैं ना वो सूख रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा सवाल है जी, सेब की कोई ऐसी वैरायटी बताई जाए जो पंजाब में हो सके जी, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। बिल्कुल। तो सेब देखिए हरी सिंह जी, जो आपके प्रश्न हैं दोनों बहुत वाजिब प्रश्न हैं। आपने जो मूंग लगाई हुई है उसमें अगर पौधे सूख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें उकटा रोग आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ऐसे खेत में दोबारा अगले साल मूंग ना लगाई जाए, क्योंकि ये मृदा जनित बीमारी है। अगर बार बार हम उसमें वही फसल लगाएंगे जिसमें इसका प्रकोप होता है तो उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। तो अभी अगर आपको इसके लिए उपाय है तो मैं कहूँगा, अगर कहीं पैचेज में है विशेष रूप से, तो वहाँ पे आप ड्रंचिंग कर सकते हैं ताकि उसका फैलाव आगे ना हो। हालांकि ये एक बहुत मेहनत और लागत लगने वाली प्रक्रिया है। आप इसको अपना सकते हैं। और आप खड़ी फसल में एक 22 टिन का भी 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके एक छिड़काव कर सकते हैं ताकि इसका आगे प्रकोप ना हो। और जहाँ तक बात है आगे लगाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मूंग में कई किस्मों का विकास किया गया है। पूसा विशाल हमारी दोनों मौसम में लगने वाली किस्म है, आप उसको अपना सकते हैं। या 1431 एक किस्म है, आप उसको लगा सकते हैं। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की भी एक बड़ी मोटे दाने वाली किस्म है SML 668, आप उसको भी ले सकते हैं। और जब आप वर्षा के मौसम में लगाएं, जैसे कि मैंने पहले अभी अपने चर्चा में कहा था कि उसको जुलाई में ना लगाएं, जुलाई के अंत में या अगस्त के पहले सप्ताह में लगाएं। जब आप मक्का या चारे की फसल से खेत खाली कर लेते हैं तो उसमें एक फसल चक्र के रूप में पहले आप चारे की फसल ले लें, जिसमें ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, और जैसे ही खेत खाली हो तो आप उसमें मूंग लगा सकते हैं। जो सावधानी हमने पहले बताई, उत्तम किस्म का बीज हो, बीज का उपचार हो, और खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी हो, जल निकास की व्यवस्था हो, और उसमें आप उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्याएं आगे नहीं आएंगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, पवन जी हैं, जिन्होंने हिमाचल से फोन लगाया है। पवन जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। सर मैम डॉक्टर बुकिंग कर दीजिए। जी डॉक्टर बुकिंग कर दीजिए। आप अपना सवाल बताएं। मैम मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब ने रूट स्टॉक मल्टीप्लाई करने की तकनीक दी है, जिसको ईयर लेयरिंग कहते हैं। तो इसको मैंने मैम अडॉप्ट भी किया हुआ है, इस तकनीक को, और मैं 2 वर्ष से तकनीक को यूज भी कर रहा हूँ और मुझे इससे काफी फायदा भी हो रहा है। और मैम मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ईयर लेयरिंग है, इसको हम और रूट स्टॉक कर सकते हैं या किसी और वैरायटी के? ठीक है डॉक्टर वसीम, क्या बिल्कुल आपका सवाल समझ गए हैं सर। सर क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर वसीम? एक तो मैं पवन जी को बधाई देना चाहता हूँ, इन्हें हमारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, इनको बहुत फ़ायदा भी मिला है उसकी वजह से। एयर लेयरिंग की एक टेक्निक है, उससे हम एक पौधे से 4 पौधे बना सकते। पहले एक ही पौधा मिलता था, अब 4 एक्स्ट्रा मिलते हैं। जहाँ पहले 10 रुपये मिलता था वहाँ पे अब 50 रुपये मिल रहे हैं, तो इनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो इनका क्वेश्चन है कि
और क्रॉप्स में भी कर सकते हैं, तो हम और क्रॉप्स में भी उसको ट्राई कर रहे हैं। जैसे कोइड्स में है, जैसे और रूट स्टॉक्स है, प्लम के रूट स्टॉक है, चेरी के रूट स्टॉक है, तो उनमें भी उसका सक्सेस होता है। लेकिन जितना एप्पल में उसका सक्सेस रेट हमने देखा उतना उन रूट स्टॉक्स में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक हम उनको उसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उससे, इस टेक्निक से जो है लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो जो एक और क्वेश्चन है, जो पहला वाला जो पंजाब से पूछा था उन्होंने कि कपूरथला में हो सकता है या नहीं, तो मैं उसका जवाब भी दे दूं कि जो पंजाब की बात जहाँ करें, वहाँ पे पियर ग्रो होता है पंजाब में, उसको बोलते हैं एशियन पियर या ओरिएंटल पियर, या उसको बोलते हैं सैंड पियर, जिसकी जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है। मैंने पहले ही बोला उसकी 150 से 400 तक होती है चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो जो ये नई वैरायटीज प्रजातियां हैं एप्पल की, इनकी भी लगभग चिलिंग रिक्वायरमेंट इसी के बराबर होती है। जैसे अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, या हरिमन 99 है, या माइकल है, श्लोमेट है, बहुत सी वैरायटीज़ है जो अभी गर्मी के इलाकों में भी हो रही है। लेकिन मैं इनको एक बार फिर ये मतलब मशवरा दूंगा सभी जो हमारे दर्शक है इसमें, कि अगर उनको अपने इलाके में लगाना है सेब, एक तो वो हमारे साथ मशवरा करे एक बार, या तो उनका जो लोकल वहाँ पे KVK है या यूनिवर्सिटी है या ICR का इंस्टीट्यूट है, कि उनको कम से कम ये पता चले कि ये जो हमारा इलाका है इसमें जो है सेब हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर वो बड़े पैमाने पर लगाएं तो उनको जो है नुकसान ना उठाना पड़े। उसके लिए वो जब भी वो कमर्शियल ऑर्चर्ड लगाए तो वो जो हमारे साथ मशवरा करें। और मुझे लग रहा है पंजाब में तो लगभग हो सकता है ओवरऑल, क्योंकि वहाँ पे पत्थरनाक हो रहा है, उसको पत्थरनाक बोलते हैं, चाइनीज सैंड पियर। तो वहाँ पे 5000 से ऊपर हेक्टेयर जो है एरिया है, तो इसका मतलब है वहाँ हो सकता है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ये और जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी मशवरा कर सकते हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ भी मशवरा ले सकते हैं। ठीक है सर। और हमारा जो आज का दूसरा विषय है, यानी खरीफ में बीजों की उपलब्धता। तो सर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उस पर हम नहीं आ पाए क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ गई थी। तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो किसान हैं, जो बीज की उपलब्धता की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं? देखिए, जहाँ तक हम उच्च गुणवत्ता की बात करते हैं, अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास राष्ट्रीय बीज निगम है, जो बहुत बड़ी मात्रा में बीजों का उत्पादन करती हैं। अभी धान का बीज वहाँ पे उपलब्ध है, मूंग का बीज उपलब्ध है, अरहर का बीज उपलब्ध है, और स्थानीय क्षेत्रों में जो किस्में विकसित हैं उसके अनुरूप संस्तुति की गई हैं, उनको बीज को ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बीज उत्पादन इकाई में धान की कई किस्मों के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हैं। जैसे 3 नई किस्में आई थी, 1847 है, 1885 है, 1886 है। इनके बीज भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। किसान आधार कार्ड लेकर के आ सकते हैं अब किसी भी कार्य दिवस में, और उसको सीमित मात्रा में बीज को ले सकते हैं। इसके अलावा धान की हमारी एक किस्म है 1718 बासमती किस्म है, उसको बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और पूसा सुगंध 5 है। ये बीज हमारे यहाँ अभी उपलब्ध हैं। इसके अलावा सब्जी फसलों में हमारे अनेक बीज हैं, जैसे पालक का बीज उपलब्ध है, चुलाई का बीज उपलब्ध है, लौकी है, भिंडी है, पूसा भिंडी 5 है, और बैंगन की पूसा वैभव है, पूसा कृष्णा है, सफ़ेद बैगन 1 है, हरा बैगन 1 है। ये किस्में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इसको बीज उत्पादन इकाई से या हमारे संभाग से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर है, बात कर रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल बताइए। कृपाल सिंह जी। हाँ, खरीफ के लिए धान लगाना था, धान की फसल के लिए। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। धान की फसल लगाना था हमें, तो उसके लिए उन्नत बीज कहाँ से मिलेगा? प्योर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। ठीक है सर, उन धान की फसल के लिए बीज। देखिए, आप बीज अपने मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम का, अगर आपका सीहोर में केंद्र है, उससे आप ले सकते हैं। नहीं तो हमारा IRI का एक कोलैबोरेटिव सेंटर है, सिपानी जी चलाते हैं, नरेंद्र सिपानी जी, उसको वहाँ से भी हमारी किस्मों का बीज, वो रतलाम के पास में, मुझे एकदम से उसका सही नाम नहीं आ रहा है अभी, वहाँ से ले सकते हैं। अन्यथा आप अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से हमारे यहाँ से भी बीज ले सकते हैं, पूसा संस्थान की बीज उत्पादन इकाई से, और राष्ट्रीय बीज निगम से ले सकते हैं। और आप अपने यहाँ जो भी प्रचलित किस्में हैं जिसका बाजारीकरण सुगम है,
मिलिंग फैसिलिटी हैं, बाज़ार है, उनको ध्यान में रख के आप चयन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कैसे आप चयन कर सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेब की फसल के बारे में और साथ ही खरीफ फसलों में बीज उपलब्धता पर भी हमने आपको काफ़ी सारी जानकारियां दी, आपके कॉल्स भी लिए और एक ईमेल आया है हमारे पास। इस ईमेल को देख लेते हैं। सर ये आफ्ताब शेख साहब हैं जो हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने ईमेल किया है और इन्होंने आम के पेड़ की एक फ़ोटो लगाई है जिनका कहना है कि पत्तों में कुछ स्पॉट्स से धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। बेलगांव कर्नाटक से हैं ये, तो मैं चाहूँगी कि आप ये तस्वीर देख लें और क्या समस्या हो सकती है। कर्नाटक से इन्होंने ये किया, आम में कुछ बता रहे हैं कि पत्तों में कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। जी निश्चित रूप से इसमें दो स्थिति अभी हो सकती हैं अंजू जी। एक तो जो हमारा मैंगो लीफ होपर है, जब वो उसका रस चूस लेता है तो वहाँ पे काले काले धब्बे बन जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम उत्तर भारत में देख रहे हैं, अभी काफ़ी मात्रा में लीफ होपर का आक्रमण है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के कारण और अचानक से अब तापक्रम में वृद्धि होना शुरू हो गया। पिछले एक सप्ताह से अब 3-4 दिन से तापक्रम 40 डिग्री से अधिक ऊंचा चला गया है, बाहर चला गया है। तो ऐसे में और हीट वेव्स की स्थितियां भी नहीं है। हीट वेव की स्थिति भी आ गई है और बेलगांव कितूर का एरिया तो उतना गर्म होता है, तो वो हमसे लगभग 1-1.5 महीना आगे हैं। ये जो लक्षण हैं ये कीड़े के रस चूसने के कारण हैं। तो इसमें अब इनका कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इनके जो फल भी मैं देख रहा हूँ, फलों का आकार भी काफ़ी बड़ा हो गया है और अब तो अगले 15-20 दिन में इनके फल पकने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए अब कोई मुझे लगता है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगले वर्ष इनको ध्यान रखना है कि फरवरी-मार्च में जब पुष्पन और फल बनते हैं, उस अवस्था में इनको इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो ये दर्शक थे हमारे जिन्होंने बेलगांव से हमें ये मेल किया और साथ ही उन्होंने तस्वीर भी भेजी थी जो उनका आम का वृक्ष है उसके
पत्तियों में कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो वजह क्या हो सकती है, बिल्कुल विस्तार से अभी डॉक्टर तोमर ने आपको बताया है। अब बात करते हैं डॉक्टर वसीम से। सर, क्योंकि कार्यक्रम बस अब अंतिम पड़ाव में है, तो मैं जल्द से आपसे जानना चाहूँगी कि सेब में आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, और इसके अलावा एक और समस्या देखते हैं वो फलों के गिरने की। तो ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए किसानों को? अंजू जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक तो मैंने पहले ही बताया, जो ये अभी जो टाइम चल रहा है, अभी ग्रोइंग सीज़न जो है और जो अभी क्लाइमेट है, वेदर है, ये सबसे मौजून है एप्पल की ग्रोथ के लिए, फ्रूट की नशोनुमा के लिए, पत्तों की नशोनुमा के लिए। और जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी स्टेज में होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीमारियां है, सबसे ज़्यादा कीट जो है वो इसी ग्रोइंग सीज़न में लगते हैं। अगर हम इस स्टेज में बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे, कीटों को कंट्रोल कर पाएंगे, तो हमारी जो सेब की फसल है वो पूरे सीज़न में साफ़ रहेगी, अच्छी रहेगी, बीमारियों से साफ़ रहेगी। और अगर हम इस सीज़न में कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाद में आने वाले सीज़न में ये बहुत मुश्किल होता है कि हम जो है स्केब को, या और जैसे स्केब सबसे ज़्यादा बीमारी इसी सीज़न में लगती है, क्योंकि ग्रोथ के लिए मौजून टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, और स्केब के लिए भी इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा मौजून टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है। तो इसके साथ जो मैंने कहा आपको कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं हम, या हमें सिंचाई देनी पड़ेगी, या मॉइस्ट रखना पड़ेगा ऑर्चर्ड को। इसके साथ साथ जो हमारे रिकमेंडेड जो ज़री यूनिवर्सिटीज़ है, या जो इदारे जो रिकमेंड करते हैं स्प्रे शेड्यूल, कि हर 5-5, 10-10 दिन के बाद, 14-14 दिन के बाद वहाँ पे स्प्रे होते हैं, डिफरेंट स्प्रेज होती है। तो उनकी जानकारी हमें है, सबको जो एप्पल ग्रोअर्स है उनको पता है, करनी पड़ती है। लेकिन उनको जो है मशवरे के साथ उनको रेगुलरली करना पड़ेगा। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मौसम ख़राब हो, क्योंकि मौसम जब ख़राब होता है और हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं, तो एकदम से जब फिर गर्मी हो जाती है तो एकदम से जो है बीमारी जो फूट पड़ती है, उसकी वजह से जो है हम उसके बाद जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इससे ज़्यादा हमें जब टेम्परेचर जब अभी डाउन है, तो जब बारिश ख़त्म हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगा, तो बीमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस टाइम हमें वेट नहीं करना है, एकदम से हमें स्प्रे करना है। जो भी स्प्रे शेड्यूल में दिए हुए हैं स्प्रेज है उनको करना है। उसके अलावा जो आपने फ्रूट ड्रॉप की बात की, फ्रूट ड्रॉप जो मेन ज़्यादा जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है जो है प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होती। हमारे बागों में पॉलिनाइजर वेराइटीज़ जो है वो कम है, और जो पॉलिनेटर है वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्प्रेज करते हैं। तो इसका यही तदारुक है कि हमें जो है अपने बागों में पॉलिनाइजर वेराइटीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, 20 से 30% रखनी चाहिए, और मुख्तलिफ पॉलिनाइजर रखनी चाहिए। जैसे हमारे पास गोल्डन डिलीशियस है, रेड गोल्ड है, ग्रैनी स्मिथ है, टाइडीमेंस अर्ली वॉरसेस्टर है, गाला सीरीज़ है, और अपने बाग में हमें मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज़ रखनी चाहिए, मिक्सड वेराइटीज़, ताकि प्रॉपरली उसकी पॉलिनेशन हो और प्रॉपरली फ्रूट सेट हो और प्रॉपरली सीड सेट हो। उसकी वजह से जो हमारा क्रॉप है, फ्रूट है, वो कम ड्रॉप हो। ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और डॉक्टर तोमर, आप भी अंत में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन कॉलर्स इतने सारे थे, जैसे डोर स्टेप आवेदन की बात करते हैं हम बीजों के लिए, और इसके अलावा सीड ट्रेसेबिलिटी की बात हमने रिपोर्ट में भी की, अनुदान किस किस तरह से मिल सकता है बीज को लेकर, इसके बारे में दर्शकों को पता है। देखिए, बीज की अपनी महत्ता है और भारत सरकार इसको लेकर के बहुत चिंतित भी है, और बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए हैं, बहुत सारे कदम। उसमें इनको जो हमारे बीज भंडारण की व्यवस्था के लिए, बीज प्रसंस्करण के लिए कई कृषि मंत्रालय की योजनाएं हैं, जिसमें उनको नए बीज भंडारण बनाने और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार सहायता दे रही है। और राज्य स्तर पे जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो जितनी मात्रा में हमारे देश को ब्रीड सीड की मांग है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार निरंतर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता प्रदान कर रही है, नेतृत्व प्रदान कर रही है, और इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अधिकांश फसलों में हम जितनी ब्रीडर सीड की मांग है उसको पूरा कर पा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में
इस विषय पे और ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो, ताकि वो बेहतर फसल और बेहतर उत्पादन लेने में सफल हो। बिल्कुल, हमारा मकसद भी ये होता है कि तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि अच्छे बीज वो प्राप्त कर सकें। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय भी है क्योंकि हमारे किसान खरीफ की तैयारियों में हैं और अच्छे बीज वो प्राप्त कर सके और उन्हें लाभ हो, यही हमारी कोशिश भी रहती है। जानकारी पहुंचाने का मकसद भी यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तोमर आपका भी, और डॉक्टर वसीम आपका भी। आप स्टूडियो में आपने सेब के बारे में जानकारी दी, सर आपने बीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है पशुपालन के लिए भारत सरकार की योजनाएं, और साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा भेड़ पालन से रोजगार के अवसर। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं, हमें कॉल सेंटर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पर हम आपके लिए उपस्थित हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आप हमें फॉलो करें, सभी जगह पर अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। और टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, हमारा कॉल सेंटर नंबर है डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113006। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी दे दें, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं, कोई पुराने एपिसोड देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। @DD किसान चैनल हमारी यूट्यूब ID है, इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचाते रहें। इसी के साथ यहाँ लेंगे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।